पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दो तीन चीजें हमें पता चली। एक तो ये चीज हमें पता चली कि सिसोदिया कौन है और हाड़ा कौन है। तो हाड़ा बूंदी वाले हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और सिसोदिया ये हैं मेवाड़, कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं चित्तौड़। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि अभय सिंह राव हेमू के यहाँ आते हैं बूंदी, और बूंदी आने के बाद राव हेमू से कहते हैं कि हम राजपूतों को, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी शक्तियां हैं, अलग अलग जगह पर हैं, अगर हम सभी लोग संगठित हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो एकत्र होकर विदेशी शक्तियों का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस बात के दौरान वह कहते हैं कि और केंद्रित होने के लिए जो केंद्र बनाना है वो होगा चित्तौड़। तो अब ये बात सुनते हैं तो राव हेमू की क्या प्रतिक्रिया होती है, पेज नंबर 29 के दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। दूसरा डायलॉग। बूंदी राज सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह कहते हैं, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। तो इसमें आप देखिए, हाँ, फिर राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। अब पेज नंबर 29 में आज जो हमने पढ़ा उसमें से देखें तो एक शब्द आता है एक सूत्र। अब अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, एक सूत्र माने, जैसे आप एक सूत्र का अभिप्राय होता है जैसे एक धागा। तो जब कोई माला आप बनाते हैं तो एक धागा लेते हैं और उसी में फूलों को पिरोते हैं, तो ये एक धागा कहे कि सभी को एक धागे में जैसे माला बनाई जाती है, वैसे फूल डाले जाते हैं, वैसे ही बूंदी भी एक हो जाए, मेवाड़ भी एक हो जाए। और तो अब ये कहते हैं, और इस एक सूत्र को बनाने की ताकत है सिर्फ महाराणा लाखा में। अगला शब्द आता है नाज शब्द। नाज शब्द का अभिप्राय होता है मान करना। ये पॉजिटिव वर्ड है, वैसे आप अभिमान शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन अभिमान नेगेटिव शब्द है। मान माने प्राइड, जिसे आप कह देंगे गर्व है, हाँ, तो घमंड नहीं है ये मान माने एक प्राइड है। तो कहते हैं चित्तौड़ को इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उनके अंदर ही ताकत है और वही सभी को इकट्ठा कर सकते हैं। रही माला को गूंथने की, तो वो कहते हैं कि माला तो पहले से ही है, लेकिन हाँ,
उसको तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। तो श्री गणेश शब्द का मतलब आप जानते हैं, जानते रहिए फिर भी लिखिए। श्री गणेश मतलब शुरुआत, जानते रहिए फिर भी लिखिए भाई। अभी मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि तोड़ना शुरू हो गया है। तो अभय सिंह कहते हैं कि भाई लेकिन अनुशासन भी तो महत्वपूर्ण है। तो अनुशासन शब्द का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए कहते हैं अनुशासन, अनुशासन शब्द भी मैं लिखता हूं, लिखिए आप अनुशासन, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन की स्पेलिंग तो मुझे पता ही नहीं है, DSC, ये सही है भाई? ये स्पेलिंग सही है? CI, धन्यवाद। और अभी सही हो गया नंदन? ओके वेट सर। हाँ सर सही है। अब चलिए, तो अब ये तो हो गया अनुशासन, क्योंकि जब अनुशासन के लिए वो कहते हैं तो कहते हैं प्रेम का अनुशासन मानने के लिए बूंदी वाले तैयार हैं, लेकिन ताकत का, शक्ति का अनुशासन नहीं स्वीकार करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र रह करके, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र शब्द भी लिखते हैं क्योंकि बार बार स्वतंत्र आएगा, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट स्टेट रह करके, आजाद, हम स्वतंत्र रह करके महाराणाओं के का रिस्पेक्ट, आदर यानी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अधीन हो करके, अधीन हो करके मतलब किसी के गुलाम हो करके, अधीन होना मतलब डिपेंडेंट हो जाना या किसी के कस्टडी में आ जाना या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना। तो ये कहते हैं कि हम महाराणा का आदर कर सकते हैं, अगर प्यार से महाराणा आदर करना चाहेंगे तो हम बड़े प्यार से उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर वो ताकत से हमें झुका करके, हमको जीत करके इस तरह की बात उनके मन में आती है तो हम वो चीज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक 6 शब्द हुए। अगला पेज नंबर 30, अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हेमू, आपकी इच्छा। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, चले गए। अब दूसरा दृश्य शुरू होने के पहले बैकग्राउंड में एक चीज हुई थी जिसे आप जान लीजिए। बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में हुआ था ये कि जब अभय सिंह जो प्रपोजल लेके गए थे, जब वो प्रपोजल बूंदी वालों ने नहीं माना, राव हेमू ने नहीं माना, तो चित्तौड़ अपने आप को शक्तिशाली समझता था, तो उसने तुरंत ही आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो आक्रमण करने के बाद, जब वो आक्रमण कर देते हैं तो आक्रमण करने के बाद होता क्या है कि वो फिर से वापस हार जाते हैं। युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद युद्ध में उनकी हार होती है, युद्ध में उनकी हार होती है। तो अब उस हार से बड़े बड़े दुखी हैं, बड़े बड़े ही दुखी हैं चित्तौड़ के राजा महाराणा लाखा। तो अब चलिए दूसरे दृश्य में उनके दुख को ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है, उनके दुख को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो अब देखें हम, तो ये कहते हैं, अब यहां से शुरुआत होती है हमारी। तो स्थान चित्तौड़ का राजमहल, महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। तो पेज नंबर 30 में शुरू किया हमने, दूसरा पैराग्राफ है
30 के दूसरे पैराग्राफ में पहला ही कठिन शब्द जो आया मेरे नजर में वो आया व्यथित। व्यथित शब्द का मतलब होता है दुखी। पहला शब्द आया व्यथित यानी दुखी। तो दुखी हैं। तो अब लाखा की और चिंतित अवस्था में है तो चिंता का मतलब आप जानते ही हैं। तो अब देखिए क्या होता है। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह जी, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेल कर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? अब देखिए यहां पर मेवाड़ के, अब इसमें अभी देखिए ये 7वां था, अभी 7वां शब्द था, 8वां है मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास। गौरवपूर्ण शब्द का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि जो बहुत ग्रेट था, बहुत मान सम्मान था। इतिहास माने उनके हिस्ट्री में। मैंने कलंक का टीका लगाया है। कलंक माने कुछ ऐसा जो बदनामी जिसे आप कहते हैं। मेरी वजह से, मेरे कामों की वजह से बदनामी हुई है। गौरवपूर्ण माने प्राइडफुल। ठीक है, अब अगला देखिए। और कहते हैं मुट्ठी भर हाड़ाओं ने जिस प्रकार पराजित किया माने हराया। हराया उससे मेवाड़ के आत्म गौरव को, गौरव माने मैंने जैसे पहले बताया कि प्राइड है, तो आत्म गौरव माने उनका जो पर्सनल जो ईगो है। आत्म गौरव माने उनका मन में जो, उनके मन में जो अपने लिए है कि मैं बहुत, हम लोग बहुत महान है या हमारा जो सम्मान है उसको कहते हैं ईगो ही यहां पर मान लीजिए आप। तो आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है। ठेस का मतलब होता है चोट। कितनी चोट पहुंची है यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश, महाराणा को अभिवादन करना। अभिवादन शब्द का मतलब होता है ग्रीट करना। ग्रीट करना, तो ग्रीट करते हैं कैसे? फिर उसके बाद अगला आगे चले हम, तब वो कहते हैं कि दरबार के सभासद, सभासद का मतलब होता है कोटियर। स्पेलिंग्स गलत होगी तो भाई करेक्ट कर लीजिएगा, और समय होगा तो मुझे भी बता दीजिएगा। पूरा दिख रहा है, सभासद मतलब कोटियर। फिर अगला देखेंगे,
अब इसमें महत्वपूर्ण चीज है नीमरा का मैदान। जब भी आपसे कोई कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक चीज आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये चूंकि पॉइंट है इसलिए इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ये शब्दार्थ नहीं है, ये है नीमरा का मैदान। ये है जहां पर लड़ाई हुई थी बैकग्राउंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्लेस है, इसलिए 15th पॉइंट पर इस प्लेस का नाम है। तो नीमरा का मैदान। अब ये कहते हैं कि जब से हमें पराजित होकर के हार करके भागना पड़ा तब से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है। और कहते हैं कि जिसकी धमनियों में, धमनियां आप जानते हैं जैसे शिरा, और आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक तो होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है आप बताइए, अंग्रेजी में मुझे नहीं पता। तो धमनी का मतलब होता है आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है कि वेन में? आर्टरी में। हाँ, तो वही वाला आप लिख लीजिए। कहते हैं जिसकी, अब इसकी स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम है भाई, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। तो धमनियों में मतलब हमारी नसों में जिन बड़े बड़े महायोद्धाओं का रक्त बहता है, उनका बेटा हार गया और रात में डर से युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग आया। ये कितने कलंक की बात है, कितनी बदनामी की बात है। जब ये बात सुनते हैं तब अभय सिंह जी कहते हैं, अरे पर इतनी सी जरा सी बात के लिए आप शोक शब्द का भी मतलब होता है दुखी होना। तो इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप शोक क्यों करते हैं, दुखी क्यों होते हैं? देखिए, दो तरह से मैंने दुखी लिखा, दोनों ही सही है। दुखी क्यों होते हैं? अब ये कहते हैं क्योंकि नीमरा के मैदान में जब लड़ाई हो रही थी तो हाड़ाओं ने, यानी बूंदी के सैनिकों ने हमारे शिविर पर, शिविर मतलब हमारे जो मिलिट्री का कैंप था, शिविर यानी कैंप, मिलिट्री वाला कैंप जो है, तो हमारे शिविर पर जो हमला कर दिया उसकी वजह से जो आकस्मिक धावा शब्द भी, आकस्मिक मतलब समझते हैं? आकस्मिक मतलब होता है अचानक। We can't see the board now. ओके, तो मैं अभी आकस्मिक कहीं और व्यथित की जगह पर लिख देता हूं। आप लोग इसको इतना तो लिख ही लिया होगा, आकस्मिक और प्राइड वाला दो शब्द तो लिख ही ले होंगे आप। तो आकस्मिक का मतलब है, अब सही है? हाँ सर। आकस्मिक माने अचानक, अचानक। और धावा कर दिया माने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का मतलब होता है अटैक, तो आप जानते ही हैं। तो इस वजह से हमारे सैनिक भाग खड़े हुए, लेकिन तब भी प्राणों पर खेलकर आप राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। ये लोहा लेने का मतलब क्या है? लोहा लेना एक मुहावरा है, और लोहा लेने का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? बदला। हाँ, मुकाबला करना चाहते थे। लोहा लेना माने मुकाबला करना। तो आप तो तब भी राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, लेकिन हम लोग जबरदस्ती खींच करके आपको ले आए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और ना ही इससे आपके गौरव में कोई कमी आई है। तो ये तो हो गया पेज नंबर 30 के महत्वपूर्ण शब्द, 30 तक अभी तक जो आपने पढ़े हैं। तो मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूं, जब आप कहेंगे कि आपने लिख लिया है तो मैं शुरू करूंगा आगे। महाराणा लाखा का डायलॉग है पेज नंबर 31 में। जिनकी खाल मोटी होती है
उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी के दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं। युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया हो, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। दूसरे पेज में जाके डायलॉग खत्म किया। अब चलिए, जिनकी खाल मोटी होती है, जिनकी खाल मोटी होना मतलब जिसका चमड़ा मोटा हो, यानी जिसके ऊपर कोई असर न पड़ने वाला हो, तो खाल मोटी होना का मतलब हो गया, अभी तक हमने जो खाल मोटी होना, इसका मतलब हो गया जिसके ऊपर किसी चीज का असर ना हो। जिसकी खाल मोटी होगी उसको ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा मानते हैं। जिसके ऊपर किसी बात का असर ना हो। सर वो 22 है। अच्छा, 22, 23। चलिए अब इसमें देखें, और ऐसे लोगों को अपयश, यानी जिनका उनको डिफेम हो, बदनाम हो, अपयश यानी बदनामी हो जिनकी, कलंक या अपमान, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, यहां पर आन शब्द आया है जिसका मतलब होता है प्राइड ही, यही मान या गर्व, जो आपने अभी तक पढ़ा। अभी आपने गौरव भी पढ़ा, मान पढ़ा, अभी आगे देखिए। वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, हार जाने के बाद भी जिंदा रहे। कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक बात का मतलब है कितनी मजाक वाली बात है। कितनी उपहासजनक बात है। मैं अपने मस्तक के कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। मेरे मस्तक पर जो बदनामी का धब्बा लगा है उसे धो डालना चाहता हूं। तो जब अभय सिंह जी ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोबारा लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को, बलि देना माने अपने प्राणों को निछावर कर देना, बलि देना माने सैक्रिफाइस करना। भाई स्पेलिंग आप समझ लेना, मुझे ज्यादा नहीं आती अंग्रेजी, आप रहते तो कुछ सीखता आपसे।
सैक्रिफाइस करना, बलि देना। अभी इसका स्पेलिंग क्या होगा पता नहीं, आप देख लेना। न्यौछावर करने के लिए रेडी हैं, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन महाराणा कहते हैं कि उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ गया। जो उन सैनिकों के पौरुष, पौरुष माने उनकी सामर्थ्य, माने उनकी सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है ताकत या शक्ति। उनकी शक्ति की परीक्षा का दिन आ गया है। अब इतना कहते ही वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य, ससैन्य माने सेना के साथ, यानी सेना के साथ, तो जब तक बूंदी के दुर्ग में सेना के साथ प्रवेश नहीं करता, अपनी सेना लेकर के उनके किले में घुस नहीं जाता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ना मैं अन्न खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। अब ये तो खतरनाक प्रतिज्ञा है, आगे देखिए। सर, हाँ, ये लिखा क्या है 27 में वर्ड? कौन सा? 27 में वर्ड क्या है ये? ससैन्य, सेना के साथ। तो अब जब ये प्रतिज्ञा कर लिए तो अभय सिंह जी कहते हैं कि अरे इतने छोटे से बूंदी के दुर्ग को विजय करने के लिए, यानी छोटे से दुर्ग को जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। इतने छोटे से दुर्ग को जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। बूंदी ने जो भी धृष्टता यानी जो भी उद्दंडता दिखाई है, उच्छृंखलता दिखाई है, दुस्साहस किया है। तो धृष्टता यानी देख लीजिए, दुस्साहस माने बुरा साहस। जैसे साहस से कोई काम पॉजिटिव किया जा सकता है और दुस्साहस से कोई नेगेटिव काम होता है। जैसे कोई क्राइम करेगा तो उसे कहेंगे दुस्साहस, तो क्या उसने जो भी किया है उसका उसे दंड मिलेगा। लेकिन हाड़ा कितने वीर हैं, अब ये देखिए हाड़ा की वीरता बता रहे हैं अभय सिंह जी कि हाड़ा कितने वीर हैं, ये हमें पता चल गया है। और युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। यम यानी मृत्यु। युद्ध करने में वे मृत्यु से भी नहीं डरते। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि लास्ट में हम ही जीतेंगे, लेकिन कितना दिन लग जाएगा ये पक्का नहीं है। और आप कह रहे हो कि आप अन्न जल नहीं ग्रहण करोगे। हाँ, वो इतने वीर हैं, उनको 1-2 दिन में कल हरा देंगे, ऐसा थोड़े ना है। कितना टाइम लगेगा पता ही नहीं चलेगा। तो महाराणा कहते हैं कि देखो भाई, कभी सूर्यवंश में जन्म लेने वाला कभी अपनी प्रतिज्ञा, जो एक बार उसने प्रतिज्ञा कर ली, यानी प्रतिज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे यार? जो ओथ। ओथ ले ली। हाँ, जो प्रतिज्ञा कर ली, जो संकल्प कर लिया, हिंदी में उसे अंग्रेजी में ओथ बताया इन्होंने, वो फिर बदलता नहीं है। और इतना ही नहीं, वो बदलता नहीं है और साथ ही साथ ठीक उसी तरह नहीं बदलता जैसे कि कमान पर कोई तीर चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए और फिर वो चाहिए कि उसे वापस ले लें तो वापस नहीं ले सकते, ठीक वैसे ही है। सर सर आपने 29 में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर सकते हो? धृष्टता यानी दुस्साहस। हाँ ठीक। तो अब ये कहते हैं कि अब लास्ट लाइन में आ गए हम, तो जैसे तीर छोड़ दीजिए आप, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ नहीं सकते, उसे वापस नहीं ला सकते। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, मेरा संकल्प बड़ा मुश्किल है पूरा करना। और इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि हुई है। पुष्टि होना माने प्रूफ हुआ है। हाल के युद्ध में क्या प्रूव हुआ है आप जानते हैं? कि वो लोग हाड़ा कितने वीर हैं ये प्रूव हुआ है। पुष्टि यानी प्रमाणित होना या प्रूव होना। तो अभी हाल ही में प्रूव किया है उन्होंने कि वो बहुत वीर हैं, हमसे किसी प्रकार हीन नहीं है। हीन नहीं है मतलब कमजोर नहीं है। 32 में कमजोर, हीन यानी कमजोर। अब चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे
और आशा करते हैं कि आपको इस बार ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप तो लोगों क्या ने ये आप क्लास पोस्ट करके डाल दोगे क्लासरूम पर? कोशिश करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग अगर पूरी हो जाएगी क्लासेस के पहले तो मैं डाल दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो ये काम तो आपका हो गया। अब इसके साथ ही साथ एक छोटी सी चीज और है कि